राजधानी रांची में स्थिति तेजी से सामान्य की ओर। अभी भी कई इलाकों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने की लोगों से धैर्य रखने की अपील। मांडर का रण जीतने के लिए प्रत्याशियों ने तेज किया चुनाव प्रचार। जनता से संपर्क साध कर मांग रहे समर्थन। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद। देश में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों के बढ़ने से चिंता बढ़ी। सक्रिय मामला 40,000 के पार। केंद्र द्वारा राज्यों को एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव। और राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक। राज्य के लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में कल के उपद्रव के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। आज सवेरे कई इलाकों में रैफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रांची के 11 शहरी थाना क्षेत्रों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाओं पर भी अगले आदेश तक रोक जारी है। कल सुबह या अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं के पुनः बहाल किए जाने की संभावना है। जिला प्रशासन इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के बयान पर राजधानी रांची के मेन रोड में हिंसक प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ की ओर से पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को चोटें आईं। हवाई फायरिंग के बाद भीड़ पर पुलिस ने काबू पाया। रांची के हालात पर राज्यपाल रमेश बैस की भी नजर है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा से रांची मेन रोड में हुई घटना की विस्तृत जानकारी ली है। उपद्रव की भर्त्सना करते हुए उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता जताते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। श्री सोरेन ने कहा कि पुलिस प्रशासन हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कानून और संविधान कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा मिलेगी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची की घटना को प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने घटना में संलिप्त असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। विभिन्न दलों के बड़े नेता भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 23 जून को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की गंगोत्री कुजुर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए कल चुनाव संपन्न हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र से, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक से चुनाव में जीत दर्ज की। अभी उसमें हमारे कार्यकर्ता जो लगे थे उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर हुए चुनाव में उन तीनों सीट पर जीत दर्ज की, जिस पर उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई, जबकि उसने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जेडीएस के खाते में कुछ नहीं गया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से
कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,329 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4,216 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 40,370 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,92,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बाबा नगरी देवघर के लोगों को जल्दी ही विमान सेवा की सौगात मिल सकती है। यहां का हवाई अड्डा बनकर तैयार है और उद्घाटन के इंतजार में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्रावणी मेला से पहले हो सकता है। हवाई अड्डा का उद्घाटन होने से बाबा के दरबार में आने वाले लाखों भक्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही इससे पूरे इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया है कि अभी इस हवाई अड्डे से सिर्फ एक विमान का ट्रायल हुआ है, कुछ अन्य ट्रायल होने बाकी हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम की ओर से राजधानी रांची और जमशेदपुर समेत देश के 75 प्रमुख शहरों में आजादी के 75 वर्ष और भारत के समृद्ध पूंजी बाजार विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पूंजी बाजार के माध्यम से संपदा सृजन के उपायों पर प्रकाश डाला। So before investing, how do we evaluate investments? We can evaluate them based on one's age, the risk appetite that the individual has. For example, if you are looking for safe or a liquid option, one can go for a bank deposit. That is अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य के लिए क्या हम अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं? तो इसके लिए हम अगर सोचते हैं तो हम पहले ये सोचेंगे कि हमारा पैसा सही वे में कैसे। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता। राज्य के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह के नंडीह में 32.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यही हालात 16 जून तक बने रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात और तेज हवाओं के भी चलने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य के लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मानसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं और ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बीच मानसून के बारे में ताजा अपडेट ये है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच गया है और इसने कोंकण तट पर दस्तक दे दी है। हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कोंकण और मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ और मराठवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद जताई है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ओएसडी अनूप सोनी ने इस संबंध में कई जानकारियां साझा की हैं। देखिए, इस बार की जो अमरनाथ जी यात्रा है, ये कोविड के बाद पहली बार होने जा रही है। तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनके सुखद अनुभव के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिल करके यात्रियों की सुविधाएं जो हैं काफी ज्यादा इंप्रूव की हैं। जगह जगह पर यात्रियों के लिए बेस कैंप्स लगाए गए हैं ताकि उनके ठहरने की व्यवस्था जो है उचित हो सके। और उस केवल अच्छी सुविधाओं के साथ साथ सुविधाओं की जो संख्या है वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मैं कहूंगा दुगने से भी ज्यादा व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर का जो इंतजाम है, शटल सर्विसेज का जो इंतजाम है, वो चाहे नीलग्राट से हो, चाहे वो पहलगाम से हो। और साथ साथ में एक सेक्टर इस बार ऐड भी किया जा रहा है, श्रीनगर से भी यात्री जो है हेलीकॉप्टर की सुविधा ले पाएगा।
और उचित जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है, हाई अल्टीट्यूड एरिया है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी। तो पुख्ता इंतजाम हेल्थ को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाया गया है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज फैसिलिटीज इस बार यात्रियों को दी जाएंगी। लेकिन ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। जोर देकर कहा कि यह अनिवार्य है कि संयुक्त राष्ट्र सही मायने में बहुभाषावाद को अपनाए। अंडोरा द्वारा प्रस्तुत, और आपको बता दें कि भारत सहित 80 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया है। यह प्रस्ताव बहुभाषावाद को अपनी गतिविधियों में समान रूप से एकीकृत करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के अलावा गैर आधिकारिक भाषाओं जैसे पुर्तगाली, हिंदी, किस्विली, फारसी, बांग्ला और उर्दू में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कुछ हालिया महत्वपूर्ण संदेशों को जारी किए जाने की भी सराहना की गई है। India is happy to co-sponsor this resolution. Multilingualism is recognized as a core value of the United Nations, and we also thank Secretary General for prioritizing multilingualism. This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution encourages the UN Department of Global Communications to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome all these additions. केंद्र सरकार की पहल और प्रोत्साहन से देश का युवा वर्ग आत्मनिर्भरता को अपना रहा है। मलेशिया में कभी काम कर चुके कविंद्र कुमार रांची में सत्तू का व्यापार कर रहे हैं। इनके अनोखे तरीके से सत्तू बेचने का आइडिया लोगों को काफी भा रहा है। रांची के कविंद्र सत्तू वाले के सत्तू बेचने का अंदाज बेहद निराला है। अक्सर वे रांची के हाट बाजारों में सत्तू बेचते दिख जाएंगे। इनसे हमारी भेंट धुरवा के शालीमार बाजार में हो गई। इन्होंने डाले वाले ऑटो रिक्शा पर ही सत्तू बनाने की छोटी सी फैक्ट्री खड़ी कर ली है, जो ऑटो के इंजन से ही संचालित होता है। तो लगभग अभी रांची में 6 मंथ से हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा और बहुत लोग इसको लाइक किए और हम चाहते हैं कि इसको अभी और आगे बढ़ाया जाए। कविंद्र बताते हैं कि इन्होंने मलेशिया में करीब 1 वर्ष नौकरी की, लेकिन अपनी सरजमीन से दूर जब इनका मन नहीं लगा तो अपने देश लौट आए। उन दिनों कोरोना की विपदा के कारण यहाँ भी काम मिलना मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने औरों से अलग कुछ करने की ठानी। अपने फैसले पर अब इन्हें फक्र हो रहा है। और हमने 1 साल तकरीबन 8 से 10 महीना हमने मलेशिया में भी रहा है। हम मलेशिया गए, वहाँ का काम देखे, पेमेंट भी अच्छा नहीं था। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद में मतलब 1500-16 हज़ार रुपया बचता था, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम 1 साल में रिटर्निंग वहाँ से चले आए और आ करके हमने ऐसा काम स्टार्ट किया। सस्ता और हाथों हाथ पिसा हुआ ताजा चने का सत्तू मिले तो भला कौन नहीं लेगा। इनकी दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। सत्तू प्योर है और सत्तू खाने में टेस्ट है और हम तो रोज़ सत्तू पीते हैं, इसलिए जब भी हम लेते हैं ये बाज़ार मंगल को भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, संडे को भी लगाते हैं। तो बाज़ार का सत्तू से जो जलान सत्तू है उससे तो बढ़िया सत्तू ही है। मैंने इससे पहले भी लिया था, मार्केट में जो सत्तू मिलता है उससे कंपेयर किया, अच्छा है। ये शुद्धता देखकर लेने का मन कर गया, क्योंकि ये सामने आँख के सामने चना डालते हैं और फिर निकालते हैं, आपके सामने पीस कर देते हैं। कविंद्र रोजाना 300 किलो के करीब सत्तू का व्यापार करते हैं। इस हिसाब से उनकी आमदनी किसी अच्छे खासे नौकरी पेशा व्यक्ति से कम नहीं है। लीक से हटकर कुछ अलग करने की चाहत ने उन्हें सफलता के उनके मुकाम तक पहुंचा ही दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त सदस्यों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और सदस्यों को शुभकामनाएं दी। पाकुड़ के उपायुक्त ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने उपद्रव की घटना के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लोगों को अमन और शांति कायम रखने में जिला प्रशासन को सहयोग करने को कहा। लोहरदगा में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना पर बुलबुल जंगल पहुंचकर 14 आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। ये सभी आईईडी 1 से 2 किलोग्राम के थे, जिसे सीमेंट की बोरी में छुपाकर रखा गया था। रांची के रिम्स में संचालित सेंट्रल इमरजेंसी को सोमवार को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इससे गंभीर मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवनियुक्त जिला परिषद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद थी। देवघर हवाई अड्डे के चालू नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका पर 13 जून को अगली सुनवाई होगी। यह याचिका सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर की गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो में जेपीएससी टॉपर कसमार प्रखंड निवासी सावित्री कुमारी से मुलाकात की तथा उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची जिले के बेरो थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। खाद को भीगने से बचाने के लिए किसान खेत में गया था, जिस दौरान ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया है। कांस्य के लिए हुए मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने उत्तर प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष को लेकर विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंगोलिया जाएगा। गौतम बुद्ध के अवशेष दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। भगवान बुद्ध के ये अवशेष मंगोलियन बुद्ध जयंती के अवसर पर 14 जून को प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के साथ 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। अभी ये बुद्ध अवशेष दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। मंगोलिया जाने वाले ये बुद्ध अवशेष कपिल वस्तु अवशेष हैं, जिसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल वायुसेना के विशेष C-17 ग्लोब मास्टर विमान से जाएगा। भारत का जो ताकत है वो भारत का विचार है और भारत का विचार ही बुद्ध का विचार है। और बुद्ध भगवान का जो प्रतिमाएं होते हैं, बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जो चीज़ें होते हैं, वो दुनिया में चले गए हैं और बुद्ध भगवान को दुनिया में मानते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है और बौद्ध धर्म यही फले फिर दुनिया में इसका स्प्रेड हुआ। तो इसलिए जब भी कुछ मौका लगता है, प्रधानमंत्री जी इस तरीके से भारत का जो प्राचीन काल से चलते हुए हमारा पहचान है उसको दुनिया को फिर से याद दिलाते हैं। इससे पहले 1993 में भी भगवान बुद्ध के अवशेष भारत से मंगोलिया भेजे गए थे। संरक्षण के दृष्टि से करीब 2500 साल पुराने ये अवशेष बेहद ही सावधानियों की मांग करते हैं। इसलिए इसे संग्रहालय से बाहर लाना और किसी दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। इसलिए मंगोलियन सरकार के विशेष अनुरोध पर ये अवशेष भारत से मंगोलिया ले जाए जा रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए वो चीन और रूस के बीच में है और कोई तीसरा उसका भौगोलिक तौर पर उसका कोई पड़ोसी नहीं है, तो भारत को वो थर्ड नेबर मानता है, तीसरा नेबर, और इसको आध्यात्मिक नेबर मानते हैं। हमको आध्यात्मिक पड़ोसी मानते हैं, तो इसको स्पिरिचुअल नेबर। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नार्वे ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड से 7.5 अंक प्राप्त कर जीत हासिल की। इधर क्लासिकल सेक्शन में विश्वनाथ आनंद तीसरे स्थान पर रहे। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा स्थापित और संचालित हजारीबाग का गौशाला राज्य की प्राचीनतम गौशालाओं में से एक है। आइए देखते हैं इस खास गौशाला पर ये खास रिपोर्ट। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा साल 1885 में स्थापित और संचालित हजारीबाग का गौशाला अपने क्षेत्रफल और पशुधन की संख्या के लिहाज से अद्वितीय तो है ही, इसका शुमार झारखंड के प्राचीनतम गौशालाओं में भी होता है।
करीब 600 पशुधन को समेटे इस गौशाला का इतिहास जरूर पुराना है, लेकिन पशुधन की संख्या और उनके उत्कृष्ट देखभाल की दृष्टि से यह प्रदेश के दूसरे गौशालाओं से काफी उम्दा तथा भिन्न है। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य वादियों में यह लगभग 85 एकड़ भूभाग में फैला है। यहाँ मौजूद ज्यादातर गायें ऐसी हैं जिन्हें पशु तस्करों से छुड़ाकर लाया जाता है या फिर बूढ़ी या बीमार होने पर लोग यहाँ छोड़ जाते हैं। बीमार पशुओं को यहाँ न केवल समुचित इलाज होता है बल्कि शेष जीवन के लिए उनके भोजन और आश्रय का इंतजाम भी हो जाता है। सड़क से जो पकड़ के गाय थाना द्वारा जमा किया जाता है, जो गाय बंगाल या दूसरे स्टेट में जाती है कटने के लिए या कैजुअलिटी के लिए, वही सब गाय यहाँ पर आती है ज़्यादातर। और कुछ समाज द्वारा भी गाय आती है, जैसे जिसकी गाय दूध नहीं दे रही है उसको भी हम लोग पालते हैं। सब डोनेशन से चलता है सर, दान द्वारा प्राप्त। पशुओं से अगाध प्रेम करने वाले लोगों का अक्सर यहाँ आना होता है, जहाँ उन्हें एक अलग सा सुकून और मानसिक शांति मिलती है। पशु प्रेमी चाहते हैं कि ऐसी ही गौशालाओं का निर्माण राज्य के हर एक जिले में हो। हम लोग जब हजारीबाग में आए थे तो पिंजरापोल सोसाइटी का गौशाला देखे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें लगा कि आजकल एनिमल के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं, एनिमल पर ये होना चाहिए, एनिमल क्रूएल्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको जब बहुत अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे एक संस्था है या कोई ऐसा जगह है जो ये लोग ऐसा काम करता है, और यहाँ पे हम लोग आके एक तरह से सुकून महसूस करते हैं कि जैसे कुछ किए समाज के लिए। जो बेजुबान हैं, जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था, इतना अच्छा है। हम नहीं समझते हैं कि झारखंड में और कहीं ऐसा होगा, लेकिन हमें लगता है कि हर जिले में इस तरह की व्यवस्था बनाना जरूरी है। जो भी एनिमल लवर हैं या जो भी जानवर से प्यार करते हैं, वो कम से कम आके अपना कुछ योगदान इसमें दे पाएं। यहाँ मौजूद ज्यादातर गायें हालांकि अच्छी नस्ल की हैं, फिर भी इस गौशाला को लाभकारी बनाने के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। के बीच मूढ़ी निर्माण से जुड़ा स्वरोजगार काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस काम से एक साथ कई महिलाएं कमाई करके अपने परिवार की माली हालात में बदलाव ला रही हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत पुंदा गांव की मंजू देवी ने कुछ नया करने की सोच के साथ मूढ़ी निर्माण का काम शुरू किया। पति के गुजर जाने के बाद पैसे की तंगहाली झेल चुकी मंजू देवी ने जब से अपना स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें अब घर के सभी खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मेरा तो पहले जब मूढ़ी का बिजनेस नहीं किए थे, उससे पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था। उसके बाद में हम CLF सर लोग से, CC दीदी लोग से, VO दीदी लोग से सबसे मिले। उसके बाद में समूह में जुड़े, उसके बाद ऋण लिए समूह से। उसके बाद में मशीन उशीन लगा के अभी मूढ़ी उड़ी भूंज रहे हैं। अभी मेरा जो है अभी बहुत अच्छा, अभी मेरा स्थिति घूर गया है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। समूह से जुड़ी सोनी देवी बताती हैं कि पहले उन्हें छोटे मोटे खर्चे के लिए भी घर के दूसरे सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन जब से महिलाओं के साथ जुड़कर इन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया है, तब से इन्हें कभी भी पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें जुड़ के हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पहले हम लोगों का पैसा कुछ भी खरीदना पड़ता था तो पति के घर से नहीं ये खरीदना है वो खरीदना है बोल के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि नहीं, अब हम लोग अपना बलबूते पे खड़े हैं। किसी आशा नहीं करना पड़ता कि नहीं हमको ये फलाना खरीदना है कि ये खरीदना है बोल के, तो हम लोग इसमें जुड़ के बहुत फायदा हो रहा है। गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में JSLPS की भूमिका काफी सराहनीय रही है। JSLPS की ओर से समूह से जुड़ी महिलाओं को जरूरत के मुताबिक ऋण मुहैया कराया जाता है और समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज इनकी ये स्थिति है कि आज मूढ़ी व्यवसाय इनका खुद पुंदा गांव में ही ये सप्लाई पूरा कर रही हैं और नगरी के और भी गांव में जाकर इनका सप्लाई होता है, जिसमें हम लोग भी इनको सहयोग करते हैं। पति का साथ छूटने के बाद मंजू देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन स्वरोजगार शुरू करने के बाद इन्हें काफी बल मिला है। आज इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि मूढ़ी निर्माण के क्षेत्र में झारखंड में अपना एक पहचान बनाना चाहती हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन।
आज की कड़ी में हम महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जन्म 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र में बिस्मिल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिस्मिल एक देशभक्त कवि थे। वे राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध उद्घोष के रूप में उनकी कलम से निकली कविताएं सरफरोशी की तमन्ना, मन की लहर और स्वदेशी रंग अमर हो गईं। भगत सिंह ने हिंदी और उर्दू के एक महान कवि के रूप में उनकी सराहना की, जिन्होंने अंग्रेजी से कैथरीन और बंगला से बोल्शेविकों की करतूत पुस्तक का अनुवाद भी किया था। साथ ही क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां वारसी से बिस्मिल की मित्रता एक मिसाल थी। इन दोनों को रोशन सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश, जिसे उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को लिखा था, कीर्ति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फांसी का समय 19 दिसंबर सुबह 6:30 बजे तय हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर की कृपा से मैं फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा विश्व के लिए पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के उपहारों में सबकी समान साझेदारी हो और कोई भी दूसरों पर शासन न करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। देशवासियों से मेरा केवल एक अनुरोध है कि हमारी मौत पर यदि उन्हें जरा सा भी दुख हो तो उन्हें किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करना होगा। यही हमारी अंतिम इच्छा है और यही हमारा स्मृति चिन्ह भी रहेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही अशफाक उल्लाह खां वारसी का भी कहना है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक अनेक लोग शिक्षित और जागरूक न हो जाएं, गुप्त संगठनों पर ध्यान न दें। यदि देश की सेवा करने की इच्छा है तो खुले रूप से काम करें। केवल सैद्धांतिक बातें सुनकर और कल्पना लोक में विचरण कर उन्हें अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रुद्र प्रताप सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 11 जून 1941 को गिरफ्तार किया गया था। रुद्र प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में 1916 में हुआ था। उन्हें सत्याग्रह में भाग लेने के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 6 महीने के कारावास की सजा दी गई। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें कैद कर लिया गया और जून 1943 से मार्च 1945 के बीच नरसिंहपुर, नागपुर और जबलपुर की जेलों में रखा गया। हिरासत में मौत के आरोपों से बचने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद यातनाओं की वजह से जर्जर हो चुके स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज हम शहीद सिकंदर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। सिकंदर ने कंपनी शासन के खिलाफ विरोध में भाग लिया और अन्य लोगों को भी आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सैनिकों के हमलों का प्रतिरोध करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सिकंदर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। अंडमान द्वीप में कारावास में ही 11 जून 1859 को इस महान सपूत को हमारा नमन। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची में स्थिति तेजी से सामान्य की ओर। अभी भी कई इलाकों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं की लोगों से धैर्य रखने की अपील। मांडल का रन जीतने के लिए प्रत्याशियों ने तेज किया चुनाव प्रचार। जनता से संपर्क साधकर मांग रहे समर्थन। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद। देश में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों के बढ़ने से चिंता बढ़ी। सक्रिय मामला 40,000 के पार।